फास्ट थर्ड पे चलेंगे, क्रियाशीलता अनुपात, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। इसके अंदर भी कुछ रेशियो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो पहला आता है स्कंद आवर्त अनुपात। इसे बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेशन एवरेज स्टॉक। मैंने आपको बताया पहले, वो दो टाइप्स ऑफ वो कैलकुलेट किए जाएंगे इन अनुपात मतलब रेशियो, जैसे कि 1:1, और ये रेशियो है जो कैलकुलेट किया जाएगा टाइम्स में। ये किया जाएगा टाइम्स में कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि इनके डिवाइडेशन करने पे आया 5, तो हम ऐसे बोलेंगे 5 टाइम्स लिखेंगे इसको पूरा एक्टिविटी रेशियो के अंदर। फिर आता है भाई COGS, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसका एक तो बेसिक फॉर्मूला होता है भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है अगर सेल्स के अंदर से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया जाए तो हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर बात आती है एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाए। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है भाई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेशन 2 या उसका औसत। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो फिर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं हम। फर्स्ट आ गया स्कंद आवर्त अनुपात, फिर आता है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, इसे बोलते हैं डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है अगर देनदार, देखिए एक व्यवसाय में देनदार कब होता है, जब हम क्रेडिट सेल करें, जब हमारे डेटर्स क्रेडिट होते हैं तो इधर आएगा क्रेडिट सेल डिवाइडेशन एवरेज डेटर्स। यह आ गया देनदार आवर्त अनुपात। अब जैसे कि हमने ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किया वैसे ही एवरेज डेटर्स कैलकुलेट होगा। ओपनिंग स्टॉक में आया एवरेज स्टॉक में आया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, एवरेज डेटर्स में आएगा ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप स्टॉक की जैसे स्टॉक की जगह डेटर्स लिख सकते हो, उससे कैलकुलेट एवरेज डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है भाई देनदार आवर्त अनुपात। फिर आता है भाई डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड, भाई देनदार कितने दिन में अपने पास पैसा देंगे या कितने दिन में पैसा आएगा। तो एक और कैलकुलेट करते हैं इसमें ही, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इस फॉर्मूला का जस्ट अपोजिट कर दो आप, होगा एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई। इसे हम 12 मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, 52 वीक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं,
365 डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर थर्ड आता है हमारा देनदार आवर्त अनुपात, फिर आता है लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार आवर्त अनुपात इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा भाई, लेनदार कब होते हैं जब क्रेडिट परचेज करे, जब लेनदार होगा CRED क्रेडिट परचेज डिवाइडेशन एवरेज क्रेडिटर। जैसा आपने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया फिर गेट एवरेज डेटर्स, वैसे ही कैलकुलेट होगा एवरेज क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2। फिर उसके बाद में आता है भाई, इधर आया डेब्टर करेक्शन पीरियड, फिर इसमें आएगा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। वैसे ही जस्ट अपोजिट एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेशन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 12 वीक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 महीने में 52 वीक में 365 डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने 3 आपको अनुपात बता दिए। फिर चौथा आता है कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, तो हम फोर्थ पे चलेंगे, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। इस इंग्लिश में बताता है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट्स टर्न ओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल असेट्स नहीं, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेशन टोटल असेट्स। ये फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का। फिर आती है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, 5 नंबर पे कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका भी फॉर्मूला ऐसे होता है सेल्स डिवाइडेशन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी रहेगी वर्किंग कैपिटल। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ 3 क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो, एक कैलकुलेट किया जाएगा टाइम्स में। इसके 5 रेशियो है जो मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूलाज बता दिए, आपको इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। फिर हमारा फोर्थ एंड लास्ट आता है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात इस इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वैसे तो ये 3 आधार पे ज्ञात किया जाता है, लेकिन आपके कोर्स में 2 आधार चलती नहीं है, तो वो एक आधार चलता है, तो हम सीधे उस आधार पर चलेंगे, वही विक्रय पर आधारित अनुपात बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन बेस्ड ऑन सेल्स। तो इसमें फर्स्ट चलेंगे विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। इसमें फर्स्ट आता है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जीपी कैलकुलेट किया जाता है अगर आप सेल्स माइनस COGS कर दो। अगर आप सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दे तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बी पे आता है बी नंबर पे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेशन सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइडेशन सेल्स मल्टीप्लाई 100। जो ये रेशियो है वो कैलकुलेट होंगे परसेंटेज में, ये कैलकुलेट होंगे परसेंटेज में। थर्ड आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आएगा और सेल्स नीचे आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेशन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम OP, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा कैसे, अगर अपने सेल्स में से माइनस कर दे COGS। फिर ये देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर दे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और इंटरेस्ट एक्सपेंसेज। इसका एक फॉर्मूला हो रहा है वो है नेट प्रॉफिट अगर ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस कर देगा नॉन प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अगर नेट प्रॉफिट में अपन ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और माइनस कर दें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर लास्ट एंड फाइनल आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेशन सेल्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेशन सेल्स तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेशन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला। फिर बात आती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कॉस्ट के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपन ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो हमारे पास आ जाएगा OC मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज मैंने आपको इधर बता दिया भाई 3 एक्सपेंसेज होते हैं, वो ये है, वो इनमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है एक रेशियो एनालिसिस पूरा। अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से जाकर क्वेश्चन देखकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज का लेसन यहीं क्लोज होता है, अगले क्लास में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।